फिल्म की शुरुआत में हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाया जाता है। दो भाई मिलकर एक अनोखा विद्यालय बनाते हैं। यह विद्यालय दो भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ सत्कर्म की शिक्षा दी जाती थी और दूसरी तरफ दुष्कर्म की, यानी एक ओर शुभ जादू सिखाया जाता था और दूसरी ओर अपशकुनी जादू। इसी कारण इस स्थान को कहा जाता था द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल, यानी सत्य और असत का विद्यालय। अब वही दोनों भाई जो इस विद्यालय के संचालक थे, आपस में जादू का अभ्यास करते हुए एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये लड़ाई वास्तविक नहीं थी, वे बस अपने कौशल को आजमा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दुष्ट भाई, जो बुरी शक्तियों का स्वामी था, अभ्यास के बहाने अपने ही सज्जन भाई को सचमुच हानि पहुंचाने लगता है। उसके पास रक्त जादू, ब्लड मैजिक नाम का एक खतरनाक मंत्र था जिसे कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मगर वो उसी का उपयोग अपने भले भाई को घायल करने में करता है। इस संघर्ष में अंततः सद्गुण वाला भाई अपने दुष्ट भाई को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। कहानी अचानक 2 वर्ष आगे बढ़ती है और दृश्य हमें मानव लोक में ले आता है। यहाँ रहती है सोफी, एक सुंदर लड़की जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ जीवन बिताती है। सोफी बचपन से ही परियों की दुनिया में जाने का सपना देखती है। वो राजकुमारी बनना चाहती है। उसी नगर में एक और लड़की रहती है, अगाथा, सोफी की सबसे घनिष्ठ मित्र। देखने में वो बिल्कुल विपरीत थी, न सुंदर चेहरा, न सजा सवरा रूप। उसके बाल बिखरे हुए और जंगली से लगते थे, इसलिए नगर के लोग उसे डायन कहकर चिढ़ाते थे। पर बाहरी रूप भले अलग हो, मगर दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों रोज साथ स्कूल जाती थी। स्कूल में 2 लड़के उन्हें तंग करते, मजाक उड़ाते, लेकिन दोनों दोस्त उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। दिन बीतता है और स्कूल के बाद दोनों सहेलियां किताबों की दुकान, बुक शॉप की ओर चल देती है। बुक शॉप के भीतर जाते ही सोफी उत्साह से उन किताबों को उठाने लगती है जिनमें परियों, राजकुमारियों और जादुई लोगों की कहानियां भरी होती हैं। वही उसकी मित्र अगाथा भूतों, डायनो और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी किताबें चुनती है, जैसे हमेशा करती आई है। किताबों को देखते देखते दुकानदार दोनों को एक पुरानी चमकती हुई जादुई पुस्तक थमा देता है। ये उसी विद्यालय की किताब थी, द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल की। किताब देखते ही सोफी चकित हो उठती है। वो दुकानदार से पूछती है, ये विद्यालय कहाँ होता है? दुकानदार कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी को नहीं पता। ये इस दुनिया में भी हो सकता है और इससे बाहर भी। जो कहानियां हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं वे अधिकांश यहीं से शुरू होती है। अगाथा को ये सब दंतकथाएं लगती है, इसलिए वो दुकानदार की बात पर भरोसा नहीं करती। इस पर दुकानदार धीरे से कहता है, कुछ वर्ष पहले हमारे ही गांव की एक लड़की को भी इस विद्यालय के राक्षस उठा ले गए थे। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। इतना सुनते ही सोफी के मन में उस विद्यालय के प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। वो ठान लेती है कि उसे उस स्कूल में जाना ही है। किसी भी तरह घर लौटकर सोफी एक चिट्ठी लिखती है, एक विनती, एक आग्रह कि उसे द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल बुला लिया जाए। वो उस पत्र को जादुई आशा के साथ एक पेड़ पर टांग देती है और उसके नीचे अपना नाम सोफी। सोफी उत्साह से ये बात अपनी सबसे करीबी मित्र अगाथा को भी बताती है, लेकिन अगाथा घबरा जाती है और तुरंत मना करती है। वो सोफी से कहती है, सोफी, वहां जाकर तुम क्या करोगी? वो जगह हमारे जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। पर सोफी के मन में एक अजीब सी रहस्यपूर्ण ख्वाहिश जाग चुकी थी। उसकी आंखों में किसी अनजानी दुनिया की चमक थी। वो किसी भी हालत में उस विद्यालय तक पहुंचना चाहती थी। सोफी के भीतर उठ रही ये इच्छा अगाथा के डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उस रात सोफी फिर उसी स्थान पर लौटती है जहां उसने वो चिट्ठी बांधी थी। अंधेरे में कदमों की आहट सुनकर उसकी मित्र अगाथा भी चुपके से उसका पीछा करती है। अचानक घोर धुंध के बीच से एक भयानक विशालकाय दैत्य प्रकट होता है। वो झपटकर सोफी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अगाथा चिल्लाती रह जाती है और पीछे पीछे दौड़ती है। तभी आकाश से एक बहुत बड़ा बाज, जादुई हॉक्स, आकर अगाथा को पकड़ लेता है, जैसे वो उसका पीछा रोक रहा हो। कुछ क्षणों में दोनों सहेलियां अलग अलग दिशाओं की ओर खींच ली जाती है। दैत्य सोफी को लेकर स्कूल ऑफ ईविल में पहुंचता है और जादुई बाज अगाथा को स्कूल ऑफ गुडनेस में छोड़ देता है। स्कूल ऑफ ईविल में पहुंचकर सोफी गुस्से में भरे भेड़िए रक्षक से कहती है, मैं यहां गलती से आ गई हूं। मुझे तो गुडनेस वाले स्कूल में जाना चाहिए था। मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे वहां होना चाहिए। वो भागते हुए भीतर प्रवेश करती है और प्रधानाचार्य के पास पहुंचती है। प्रधानाचार्य शांत स्वर में जवाब देती है, हमारा बास कभी गलती नहीं करता, वो हमेशा बच्चे को उसकी असली जगह पर ही छोड़ता है। सोफी हैरान रह जाती है। अगाथा का अनुभव स्कूल ऑफ गुडनेस में। उधर अगाथा जब स्कूल ऑफ गुडनेस में उतरती है तो वहां की कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसी उड़ाती है। देखो तो, इसके बाल बिल्कुल डायन जैसे हैं और कपड़े, लगता है सच में गलत स्कूल आ गई हो। थोड़ी देर बाद परिया आती है और अगाथा को लेकर वहां की प्रधानाचार्य के सामने पेश करती है। अगाथा कहती है, मुझे यहां नहीं आना था, मेरी दोस्त सोफी जाना चाहती थी, उसे वहां होना चाहिए था। इस पर प्रधानाचार्य मुस्कुराकर कहती है, हमारा बास गलती नहीं करता और जो बच्चे ईविल स्कूल में जाते हैं वे नेवर कहलाते हैं क्योंकि वे कभी सुखी नहीं रहते, और जो गुडनेस में आते हैं वे एवर कहलाते हैं क्योंकि उनका जीवन सदा उजाला होता है। अगाथा नेवर और एवर का अर्थ नहीं समझ पाती।
पर उत्तर स्पष्ट था। वे दोनों स्कूल अपनी मर्जी से छात्रों को चुनते हैं, छात्रों की नहीं चलती। कुछ देर बाद दोनों स्कूलों के सभी विद्यार्थी एक विशाल सभा कक्ष में इकट्ठा होते हैं। अगाथा भारी, चमकदार, शाही पोशाक में खड़ी थी, जबकि सोफी काले रंग की बिल्कुल साधारण ड्रेस में नजर आ रही थी। उनकी पसंद तो पूरी तरह उलट थी, मगर यहां नियम ही कुछ और थे। गुडनेस वाले बेहद सुंदर कपड़े पहनते और ईविल वाले साधारण, लगभग फीके वस्त्र। सभा में गुडनेस के विद्यार्थी जादू का प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच राजकुमार भी वहां आता है, लेकिन तभी ईविल से एक छात्र उसे चुनौती देगा और उसे नीचे गिरा देता है। राजकुमार की नजर सोफी और अगाथा पर टिकती है, मगर वो दोनों को छोड़कर किसी और लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। इसी बीच सभा में प्रवेश करता है स्कूलों का प्रमुख, वही व्यक्ति जिसने कहानी की शुरुआत में अपने भाई को मार दिया था। राजकुमार उसी का पुत्र था। मुखिया कहता है, सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करें। जो श्रेष्ठ होगा उसकी कहानी संसार के मनुष्य लोक तक पहुंचेगी। सोफी और अगाथा पूछती है, अगर किसी बच्चे को गलत स्कूल में डाल दिया गया हो तो? मुखिया गंभीर स्वर में उत्तर देता है, यह कभी संभव नहीं, हम गलती नहीं करते। और इतना कहकर वो चला जाता है। रात गहराते हुए अगाथा सोफी से मिलने चुपके से ईविल स्कूल की ओर आती है। वो दीवार के पीछे छिपकर दोनों स्कूलों की प्रधानाचार्याओं की बातचीत सुन लेती है। उनके चले जाने के तुरंत बाद ईविल स्कूल का वास्तविक स्वामी, वही दुष्ट भाई, अंधेरे से उभरकर सामने आता है। वो धीरे से भयावह स्वर में कहता है, सोफी, अब वो मेरी है। वही भाई जिसने स्कूल ऑफ ईविल बनाया था और जिसके पास अभी भी रक्त, जादू, ब्लड मैजिक की शक्तियां थी। अब वो जिंदा कैसे था? उसका अपना भाई उसे मार चुका था। इसका रहस्य हमें आगे कहानी में उसके लिखे हुए पत्र से पता चलेगा। की कोशिश भी करती है, लेकिन अब सोफी खुद को बचाती है और उस लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, जैसे उसकी अंदरूनी बुराई जाग गई हो। इसके बाद सोफी और एग्था साथ में स्टोरियन रूम पहुंचती है, जहां सारी कहानियां लिखी जाती है। वहां कोई नहीं था, बस एक किताब और एक जादुई कलम रखी थी। तभी भलाई वाले स्कूल का हेडमास्टर आता है। वो कहता है, तुम दोनों यहां तक कैसे पहुंची? कोई भी पहले कभी यहां नहीं आया। तुम दोनों बहुत खास हो। फिर क्यों जाना चाहती हो? सोफी कहती है, मैं तो जाना ही नहीं चाहती। वो जाना चाहती है, मैं तो बस गलत स्कूल में भेज दी गई हूं। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। एग्था सोफी को अपने साथ वापस ले जाना चाहती थी। एग्था पूछती है, क्या सिंड्रेला और स्नो व्हाइट जैसी कहानियां सच है? वो जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल सच। हर नायक यहां पढ़ा है। फिर वो सोफी से कहता है, अगर तुम सच में भलाई की होती तो हमारा बाज तुम्हें कभी बुराई के स्कूल नहीं लाता। सोफी कहती है, लेकिन मैं अच्छी हूं, मीठी हूं, मैं अच्छे स्कूल की हूं। एग्था समझाती है, सच्चा प्यार ही सब तय करता है। जब तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा तुम भलाई के स्कूल पहुंच जाओगी। इसके बाद दोनों को उनकी उनकी कक्षाओं में भेज दिया जाता है। एग्था को पता चलता है कि अगर वो 3 बार टेस्ट में फेल हुई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और स्कूल से निकालना मतलब है राक्षस बन जाना। सोफी की कुरूपता परीक्षा चल रही थी, वो उसमें भी फेल हो जाती है। एग्था भी मुस्कान परीक्षा में फेल हो जाती है। हॉल में मिलने पर एग्था सोफी को प्रिंस के बारे में बताती है, पर सोफी का मन अब पूरी तरह प्रिंस पर अटका हुआ था। सोफी एग्था को एक चिट्ठी देकर कहती है, ये प्रिंस को दे देना। एग्था जंगल वाली कक्षा में जाते हुए वो चिट्ठी प्रिंस को दे देती है। जंगल की कक्षा में शिक्षक उन्हें खूबसूरत पर बेहद खतरनाक फूल दिखाता है और एक डरावना पुतला जो किसी इंसान जैसा बनाया गया था। जंगल की कक्षा में शिक्षक बच्चों को बताता है कि बुराई वाला हेडमास्टर हर रात फिर से जीवित हो जाता है। दिन में उसका अस्तित्व नहीं होता, पर रात पड़ते ही वो अपनी शक्ति के सहारे लौट आता है। उसी समय एक लड़का वहां एक फूल के पास जाता है और अचानक वो फूल उसे काट लेता है। डर के मारे वो चिल्लाते हुए भागता है। ये लड़का पहले भी 2 परीक्षाओं में फेल हो चुका था और ये उसकी तीसरी असफलता थी। एग्था उसके पीछे दौड़ती है और देखती है कि उसके चारों ओर तेज आंधी तूफान उठता है और अगले ही पल वो लड़का गायब हो जाता है। एग्था ये देखकर कांप उठती है। उधर दूसरी तरफ सोफी की कक्षा में एक लड़की उसे लगातार तंग कर रही थी। शिक्षिका भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये बुराई का स्कूल था और यहाँ बच्चे दूसरों को परेशान होते देखकर ही खुश होते थे। वही लड़की अपने टैटू से एक नन्हा ड्रैगन बाहर निकालती है। ड्रैगन सोफी पर टूट पड़ता है, उसे दौड़ाता है, चोट पहुंचाता है, यहां तक कि उसे मारने की कोशिश करता है। सोफी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस दहशत में इधर उधर भाग रही थी। तभी अचानक कई शहद की मक्खियां वहां प्रकट होती है। वे ड्रैगन पर चिपक जाती है, जिस पर ड्रैगन वाली लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ड्रैगन उससे जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे मक्खियां सब जगह फैल जाती है और देखते देखते वे सीधे बुराई के हेडमास्टर की ओर बढ़ती है, जो रक्त जादू का स्वामी था। स्थिति बिगड़ते देख बुराई स्कूल की प्रिंसिपल दौड़कर आती है और तेजी से सोफी को वहां से दूर ले जाती है। सोफी घबराकर पूछती है, वो कौन था? प्रिंसिपल बताती है, वो हमारे स्कूल का असली हेड है और बहुत खतरनाक। सोफी, तुम्हें बहुत शक्ति है, तुम खास हो। लेकिन सोफी निराश होकर कहती है, मुझे शक्तिशाली बनना नहीं है, मुझे तो बस अच्छे स्कूल में जाना है। इधर भलाई वाले स्कूल में उनकी प्रिंसिपल सभी छात्रों को समझा रही थी
भलाई हमेशा बचाती है। सदैव एग्था हिम्मत करके पूछती है, जंगल में जो लड़का गायब हो गया उसका क्या हुआ? प्रिंसिपल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये स्कूल का नियम है, जिन्हें फेल किया जाता है वे लौटते नहीं। और वो एग्था को चुप करा देती है। फिर वो बच्चों को नदी के किनारे ले जाती है। वो बताती है कि नदी में एक जादुई मछली रहती है जो हर छात्र की एक इच्छा पूरी करती है। आज तुम सब अपनी अपनी इच्छाएं मछली को बताओगे। जब एग्था की बारी आती है तो वो नदी में रहने वाली जादुई मछली से बस यही मांगती है, जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें आसानी से घर भेज दिया जाए। ये सुनते ही मछली चमकने लगती है और अचानक एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है, किसी ने आज तक ऐसी इच्छा नहीं मांगी। तुमने वही चाहा जो मैं चाहती थी, इसीलिए तुमने मुझे उस जादू से आजाद कर दिया। वही जादू जो मुझ पर तब किया गया था जब मैं परीक्षा में फेल हुई थी। ये कहकर वो लड़की हवा में घुल जाती है। इसी समय वही चील वहां उतरता है जो एग्था और सोफी को यहां लेकर आया था। हॉक जब एग्था के पास आता है तो उसे समझ आ जाता है ये वही लड़का है जो जंगल में गायब हुआ था। अब उसे चील में बदल दिया गया है। लेकिन तभी प्रिंस आता है और बिना सोचे समझे तलवार से उस हॉक को मार डालता है। उसे लगता है कि वो एग्था को मारने आया था। ये देखकर एग्था गुस्से से प्रिंस को मुक्का मारती है। इसे तुम भलाई कहते हो? किसी मासूम को मार देना भलाई नहीं, ये तो बुराई से भी बदतर है। फिर वो सोफी से मिलती है। दोनों एक दूसरे को बताती है कि उन्होंने बुराई के हेड को देखा था। ये बात पास खड़े प्रिंस भी सुन लेता है। एग्था वहां से चली जाती है और प्रिंस सोफी की चिट्ठी की तारीफ करता है। तभी एविल स्कूल का भेड़िया गौड़ आता है और सोफी को पकड़ कर ले जाता है। वहां बुराई की प्रिंसिपल उसका बाल काटती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे के आईने में बुराई का हेड सोफी से बात करता है, यहां तुम्हारा कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं, मुझ पर भरोसा करो। धीरे धीरे सोफी उसके जाल में फंसने लगती है। इसके बाद जब सभी छात्रों को एक जादुई पिन के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है तो सोफी स्टाइल से वहां पहुंचती है और सबसे आगे बढ़कर जादू कर दिखाती है। अब वे लड़कियां भी उसकी दोस्त बनने लगती है जो पहले उसे परेशान करती थी। एग्था उसे समझाती है, अगर तुम प्रिंस का दिल जीतना चाहती हो तो सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं। सोफी कहती है, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। अगले दिन सोफी प्रिंस के पास जाती है जो धनुष तीर का अभ्यास कर रहा था। प्रिंस कहता है, बुराई वाले कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन सोफी निशाना साधती है और तीर बिल्कुल लक्ष्य पर लगता है। प्रिंस हैरान रह जाता है। दरअसल सही निशाना एग्था के जादू से लगा था। प्रिंस सोफी को अपनी भविष्य की रानी घोषित कर देता है, लेकिन किसी को यह मंजूर नहीं। एग्था कहती है, सच्चा प्रेम कभी बिछड़ता नहीं। अब निर्णय होता है, सोफी और प्रिंस को जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाए। अगर वे एक दूसरे को ढूंढ ले तो उनका प्रेम सच्चा माना जाएगा। अब बुराई के स्कूल के छात्र सुंदर होते जा रहे थे और अच्छाई के स्कूल के छात्र कुरूप होते जा रहे थे। यानी अच्छाई वाले बच्चे बुराई में बदल रहे थे और बुराई वाले अच्छाई में। इसी बीच दोनों ओर से एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अगाथा सोफी के पास पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। सोफी, बस करो प्लीज, ये सब मत करो। सोफी उसकी बात सुनकर जादुई कमरे में चली जाती है, वही कमरा जहां जादुई किताब और जादुई कलम रखी थी। वो अच्छाई के हेड को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखती है कि अच्छाई का हेड बदलकर असल रूप में आ गया है, वही बुराई का हेड जिसने उसे रक्त जादू दिया था। वो हंसते हुए कहता है, मैं तो शुरू से ही जिंदा था। जब मैं उस ऊंचाई से गिरा था तो बच गया था, फिर मैंने अपने भाई को मारकर उसकी जगह ले ली। और ये वही दृश्य था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब जैसे ही वो सोफी को पूरी तरह नियंत्रित करता है, स्कूल में सब कुछ टूटने फूटने लगता है। सोफी उससे कहती है, बस करो, मैं ये नहीं चाहती थी, मैं किसी को नहीं मारना चाहती। ठीक उसी समय अगाथा वहां पहुंचती है। बुराई का हेड गरज कर कहता है, अब ये मेरी है, तुम इसे मुझसे नहीं ले सकती। अगाथा चीखती है, जब मैं यहां हूं तुम मेरी दोस्त को छू भी नहीं सकते। और तभी बुराई का हेड जादुई कलम से अगाथा पर वार करता है, लेकिन सोफी बीच में आ जाती है। जादुई कलम सोफी के शरीर में धंस जाती है, क्योंकि सोफी और बुराई के हेड दोनों के पास एक जैसा रक्त जादू था, इसलिए कलम लगते ही उनके जादू एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सोफी जमीन पर गिर पड़ी, बुरी तरह घायल। इधर प्रिंस भी पहुंच जाता है और बुराई के हेड से लड़ने लगता है। हेड फिर उस पर हमला करता है और प्रिंस दूर जा गिरता है। तभी सोफी अपनी आखिरी शक्ति से अगाथा को धक्का देती है और अगाथा उछलकर तलवार पकड़ती है और उसी तलवार से बुराई के हेड को मार देती है। हेड मर जाता है, लेकिन सोफी भी मर चुकी थी। अगाथा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू सोफी के घाव पर गिरते हैं और जादू जाग जाता है। सोफी वापस जिंदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाती है। अब अच्छाई और बुराई दोनों स्कूल मिलकर रहने लगते हैं। सभी बच्चे एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। तभी जादुई पोर्टल खुलता है, उनके घर वापस जाने का रास्ता। अगाथा कहती है, सोफी तुम यहां रहो, प्रिंस तुम्हें चाहता है, मैं घर जा रही हूं। लेकिन सोफी मुस्कुराकर कहती है, नहीं, हम दोनों साथ में आए थे और साथ में ही जाएंगे।
दोनों वापस अपने संसार में आ जाती है और पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन अब उनके पास जादू भी था। एक दिन मानव दुनिया में अचानक प्रिंस का तीर एक पेड़ पर लगता है और पेड़ से जादुई आवाज आती है, अगाथा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और यही फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।